नमस्कार साथियों, मैं हूं अनघा जोगलेकर, हरियाणा इकाई अध्यक्ष और आप देख रहे हैं विश्व भाषा अकादमी भारत की हरियाणा इकाई के तहत कार्यक्रम साक्षात्कार लाइव। इस कार्यक्रम में मैं अपनी को होस्ट दिव्या शर्मा के साथ आपका स्वागत करती हूं। साक्षात्कार के अंतर्गत विश्व भाषा अकादमी से जुड़े सभी सक्रिय सदस्यों से आप रूबरू हो पाएंगे। तो इस श्रृंखला की पहली कड़ी में हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वे लघु कथा और कहानियों में बहुचर्चित नाम है। इसके साथ ही आप कंज्यूमर कोर्ट में प्रिजाइडिंग जज रह चुके हैं और फिलहाल एडवोकेट एवं सदस्य आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैं। तो आइए मिलते हैं श्री मुकेश शर्मा जी से, जो विश्व भाषा अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आइए मुकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। दिव्या जी। दिव्या जी शुरू कीजिए। नमस्कार। आइए मुकेश जी, आपका स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। मुकेश जी, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं हिंदी के उन लेखकों में से हूं जो कम लिखते हैं, कम छपते हैं और जिनकी किताबें भी केवल तब छपती हैं जब उसका छपना बहुत जरूरी समझा जाए। मूलतः मैं हिंदी या साहित्य से मेरा कोई रोजगार के स्तर पे कोई संबंध नहीं है, किंतु मैं अपने देश से, अपनी राजभाषा से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। बहुत अच्छा, आपने अपना छोटा सा परिचय दिया मुकेश जी। अब मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। आप पत्रकार भी हैं, साथ ही एडवोकेट भी, तो विश्व भाषा अकादमी के संस्थापक व अध्यक्ष भी हैं। अकादमी की स्थापना करने का विचार आपके मन में कब और कैसे आया? अनघा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने राष्ट्र के प्रति मेरे मन में प्रेम है और चूंकि गुड़गांव दिल्ली के नजदीक है तो समय समय पर हम लोग लोकसभा हमारा आना जाना रहता था। अब तो कोरोना काल है, कोरोना काल की वजह से कहीं आना जाना वाला प्रश्न नहीं है। मैं एक घटना आपसे शेयर कर रहा हूं कि 3 संस्कृत महाविद्यालयों को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाना था और लोकसभा में उस पर बहस थी। मैं भी उस समय वहां उपस्थित था और जो मैंने आंखों से हिंदी का अपमान देखा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरठ के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह अपना भाषण दे रहे थे और वो बता रहे थे कि तेलुगु के इतने फीसदी शब्द फला फला पुस्तक से लिए गए, हिंदी भाषा से लिए गए, संस्कृत से लिए गए, मलयालम के इतने फीसदी शब्द फला ग्रंथ में फला पुस्तक से लिए गए। इस तरह से उन्होंने कई रेफरेंस दिए कि हिंदी और संस्कृत के लगभग 35% शब्द अन्य भारतीय भाषाओं में शामिल हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो पूरी तरह से हिंदी पर आए तो जो कुछ हमारे संसद के सदस्यों ने इसका इतना घोर विरोध किया कि जो मतलब अगर मैं कहूं कि दृश्य देखने में भी अच्छा ना लगे, और वो दृश्य ऐसा था जैसे कि हाथापाई ना हो जाए कहीं पर। हिंदी का यह अपमान मैंने अपनी आंखों से जब देखा तो मेरे दिल को बड़ी चोट लगी और एक संसद सदस्य ने उस समय यहां तक कह दिया कि द गीता इज द मोस्ट वर्स्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे बुरा लगा। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप गीता की सारी बात माने, आप चाहे माने चाहे ना माने, सहमत हो या ना हो, किंतु आप इस बात का सम्मान जरूर करें कि इससे देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तब मुझे लगा कि अब हिंदी के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे सही मायने में हिंदी को स्थापित किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि संस्थाएं तो और भी थी और भी हैं, आज भी हैं,
लेकिन उनका जो मुख्य कार्य है वो है गोष्ठी करना, कवि गोष्ठी करना, लघु कथा गोष्ठी करना और साहित्य को प्रमोट करना। लेकिन उसमें भाषा जो जितनी भी आगे बढ़ सकती है बढ़ेगी, लेकिन सरकार के स्तर पर वो कुछ नहीं करते थे कि सरकार को कम से कम बाध्य किया जाए या सरकार को के ऊपर ये दबाव बनाया जाए कि वो हिंदी को आगे कर बढ़ाने के लिए कुछ करें। तब मुझे लगा कि अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो कम से कम सरकार के भी निरंतर संपर्क में रहे और हिंदी के लिए सही मायने में कोई योजनाओं को क्रियान्वित करे। और उसके लिए जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा कि हरियाणा में अदालतों में जो हिंदी में कामकाज होगा, इसके पीछे हम ही काम कर रहे थे। हमने इस रिप्रेजेंटेशन को सरकार को दिया था। उसके अलावा हमने दूसरा रिप्रेजेंटेशन सरकार को दिया कि जो सरकारी दफ्तर हैं उसमें भी हिंदी को लागू किया जाए, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का सेक्शन 2 यह कहता है कि हिंदी हरियाणा की राजभाषा है। इसके अलावा आप लोगों को याद होगा कि कोरोना से जुड़ी जो सूचनाएं हैं वो सभी अंग्रेजी में आ रही थी। ये अप्रैल की बात है, मार्च की बात है। लेकिन हमने उसके ऊपर भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया, गृह सचिव को दिया और जो इनकी लैंग्वेज डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी हैं उनको दिया। और उसके बाद आप याद कीजिए कि मार्च अप्रैल से ये जो कोरोना से संबंधित सूचनाएं हैं ये हिंदी में आनी शुरू हो गई थी। इस प्रकार से हमने सरकार के साथ तालमेल करके हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की और हमारा यही उद्देश्य है कि हम केवल ये कविता और लघु कथा तक ना रहें, सही मायने में हिंदी की स्थापना कर सकें, हिंदी को आगे बढ़ा सकें। भाषा के प्रति आपका प्रयास प्रशंसनीय है। मेरा एक प्रश्न है आपके साथ। इस अकादमी की स्थापना के बाद आपके सामने कौन-कौन सी चुनौतियां थी? अकादमी की स्थापना के बाद मतलब ऐसी तो सच पूछे कोई चुनौती नहीं लगी मुझे कि जिससे मुझे ये लगे कि इससे निपटा नहीं जा सकता। लेकिन ये ज़रूर लगा कि जैसे बहुत सारे लोग संपर्क में जब आए, तो उनमें ये जो रचना छपवाने की जो भूख है और बिना किसी भी बात को कंसीडर किए बगैर जो रचनाओं का अंबार लगा देते हैं, ढेर लगा देते हैं, हाथ जोड़ो उनके आगे, तो भी वो डेली 3-3 4-4 रचनाएं मेल पर भेज देते हैं। ये चुनौती लगी कि थोड़ा-सा आत्म संयम रखें आप इतना कुछ अफरा-तफरी की ज़रूरत नहीं है। आप लिखें, लेकिन तब लिखें जब लिखना ज़रूरी हो और भेजें भी तब जब भेजना ज़रूरी हो। तो यही एक चुनौती लगी और मुझे लगा कि हिंदी वालों से इस मामले में निपटना बड़ा कठिन है, क्योंकि उनकी जो ये छपास रोग की भूख है, ये एक बड़ी चुनौती है और इसका हाल-फिलहाल मुझे कोई उपाय दिखाई नहीं दिया। जी, जी सर, ये चुनौती तो खैर बहुत बड़ी चुनौती है और अभी हमारे साथ दीपाली पंत जी, जगदीश राय जी, विजय विभोर जी, कनक जी, डॉक्टर बीना राघव, उषा भदौरिया, कांता गोगिया मैम सब जुड़ गए हैं और सभी नमस्ते भी कह रहे हैं और स्वागत भी कर रहे हैं सर आपका। और विजय विभोर जी कह रहे थे आवाज में व्यवधान है, मैं कोशिश करूंगी कि वो व्यवधान दूर हो जाए। और मुकेश जी, और मेरा अगला सवाल है, आप अकादमी के साथ ही साहित्य से भी जुड़े हैं। आपने अपनी पत्रिका 1983 में तब निकाली जब आप 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। आपको पत्रिका प्रकाशित करने का ख्याल कैसे आया और इसमें आपको अपने परिवार का कितना सहयोग मिला? दरअसल हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो मनोरंजन के तो कोई साधन होते नहीं थे और हमें सिनेमा दिखाने भी कोई नहीं लेके जाता था। हम कहते थे हमें पिक्चर दिखा लाओ, तो कोई नहीं लेके जाता था हमें। और लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर ये सब तो कुछ था ही नहीं। तो हमारे सामने विकल्प एक ही था कि लाइब्रेरी होती थी उस समय, तो हम लोग लाइब्रेरी चले जाते थे। मैं रेवाड़ी में रहता था। रेवाड़ी में जैन लाइब्रेरी थी और अग्रवाल लाइब्रेरी थी, मैं दोनों में जाता था। वहाँ से मुझे थोड़ा पढ़ने का शौक हो गया और पढ़ने की ये रुचि होने के कारण मैं जब 9वीं कक्षा में पढ़ता था तो मुझे लगा कि अब मुझे एक पत्रिका निकालनी चाहिए। तो मेरी इस बात को सुनकर सभी लोग उस समय हँसते थे कि 9वीं क्लास का बच्चा कह रहा है कि पत्रिका निकालनी चाहिए। लेकिन मैंने उमंग भारती नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन किया
और चूंकि ना साधन थे, ना संपर्क थे और कोई व्यवस्था तो किसी प्रकार की 9वीं क्लास के बच्चे के पास क्या होगी, वो एक ही अंक निकला उसका। फिर जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में आ गया तो मैंने राही नाम से एक लघु पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया और उसमें लघु कथा को भी प्रकाशित करना शुरू किया। तो राही में हमने एक लघु कथा आलेख विशेषांक प्रकाशित किया वर्ष 1988 में, और हमने उसमें ये लिखा था कि लघु कथा आलेख विशेषांक ये पहला है लघु कथा पर, और अभी तक इस बात को कोई चुनौती नहीं मिली है, कोई ऐसा अंक किसी पत्रिका का नजर नहीं आया जो लघु कथा आलेख विशेषांक हो। लघु कथा विशेषांक तो छपते रहे। तो वहां से वो चूंकि मनोरंजन के साधन थे नहीं और साहित्य के प्रति एक रुझान हो गया था, तो एक छात्र की, विद्यार्थी की, एक भावी बेरोजगार के जो सपने थे वो उस पत्रिका में थे। दिव्या जी माइक अनम्यूट कीजिए। अब आप ये बताएं कि लघु कथा लेखन की तरफ ही आपका रुझान कैसे हुआ और किसकी प्रेरणा से आप इस विधा की तरफ आकृष्ट हुए? मैं एक मिनट, वो जो अनघा जी की बात रह गई थी, परिवार का सहयोग, वो उसको उत्तर नहीं दे पाया था। हाँ जी, हाँ जी। दरअसल जैसा कि किसी भी पेरेंट्स को लगेगा कि बच्चा हाथ से ना निकल जाए, तो वो मेरे माता पिता को भी लग रहा था कि लगता है लड़का हाथ में से निकल रहा है। और प्रोत्साहन वाली बात तो मतलब मेरी साहित्यिक गतिविधियों में कोई रुचि उनमें नहीं थी और आज भी परिवार में किसी की रुचि नहीं है। और मैं टीवी पर इतने कार्यक्रमों में आया हूं कि मैं अगर मतलब खुद ही नहीं बता सकता, 100 से अधिक कार्यक्रमों में आया हूँगा, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरे परिवार के किसी सदस्य ने मुझे टीवी पर मेरा कोई कार्यक्रम देखा हो। मतलब कोई बात नहीं सर, हमारे घर से भी कोई नहीं देखता। ऐसे ही होता है सर, यही होता है, घर के लोग कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं रेवाड़ी में था और बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तो मैं मुकेश राही लिखता था उस समय, और राही नाम से मैं पत्रिका निकालता था। तो तब मुझे थोड़ा ये लगने लगा कि जैसे अगर कोई कहानी लिखो, तो कहानी लिखने में हम पूरा तो समय लगाते थे, पूरा उसमें परिश्रम करते थे, फिर वो छपने में उसको बड़ा समय लग जाता था। छपने के बाद जब वो पढ़ने की बारी आए तो 3, 4, 5 पेज का मैटर होने के कारण लोग उसमें पढ़ने में रुझान बड़ी रचना के प्रति कम लगने लगा। तब ऐसा लगा कि अगर हम ऐसी विधा में लिखें कि जिसे कुछ ही 4-5 पैरे की रचना हो और उसे पढ़ा जा सके, और लघु कथा का उस समय आप समझ लीजिए कि आंदोलन समझ लीजिए या कृत्रिम आंदोलन समझ लीजिए, एक आंदोलन टाइप की कोई चीज थी जिसे आंदोलन कहते हैं, वो उस समय बड़ा उफान पर था और बड़ी भारी उस समय पत्रिकाएं छपनी शुरू हो गई थी, किताबें निकलनी शुरू हो गई थी और एक अलग ही तरह का माहौल हो गया था। जैसे अब भी सोशल मीडिया में आप लोग देखते हैं, मतलब ये जैसा आप आज देख रहे हैं, लगभग इसी प्रकार का उस समय था जब वो सोशल मीडिया को माइनस कर दीजिए और वो प्रिंट मीडिया जोड़ लीजिए उसकी जगह, तो उस तरह का माहौल उस समय था। तो तब ऐसा लगा कि रचना इस प्रकार की लिखी जाए कि जिसमें आप कम शब्दों में बड़ी बात कहें और जिसे पढ़ने के लिए पाठक के पास समय भी हो, लोग उसे पढ़ें। और जब मैंने लघु कथाएं लिखनी शुरू की तो तब लगा कि लघु कथाओं को कहानियों से ज्यादा पढ़ा जा रहा था, और साथ में मुझे ये लगा कि लघु कथा में अगर आप कोई अलग तरीके से कोई बात कहें, अलग नए विषय पर लिखें, पुराने विषय पर लिखें तो उसमें एंगल नया हो, तब आप ये उम्मीद करें कि आप कोई ठीक काम कर रहे हैं, अन्यथा तो सामान्य रचना लिखने का कोई लाभ नहीं, कोई औचित्य ही नहीं। जी, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। और अभी हमारे साथ जुड़ गई हैं कल्पना भट्ट जी, डॉक्टर शशि सिंघल, वसुधा गाडगे जी, नीरज जैन जी, अंतरा करवड़े जी, आदर्श प्रकाश जी, और सभी आपको नमस्ते भी कह रहे हैं सर। और नमस्कार जी। और अब मेरा अगला सवाल है, आपके 3 लघु कथा संग्रह आ चुके हैं,
1887 में आपकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के साथ प्रसिद्ध लेखक विष्णु प्रभाकर जी से जुड़ा एक वाकया है, हमें उसके बारे में बताएं। दरअसल ये एक बेरोजगार की कहानी है। चूंकि मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में था उस समय, जब ये पत्रिका राही निकालता था, तो मैंने एक लघु कथा समीक्षा नाम से एक पुस्तक तैयार की, जिसमें समीक्षा पर केंद्रित आलेख थे। उस पुस्तक को मैंने बाई पोस्ट भेजा, विष्णु प्रभाकर जी को भेजा, हरिशंकर परसाई जी को भेजा, राम नारायण उपाध्याय जी को भेजा, रावी जी को भेजा, आदि आदि अनेक लोगों को भेजा। तो उन दिनों ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे और टीवी पर एक कार्यक्रम आता था, उसका नाम था, पत्रिका नाम था शायद, पत्रिका या साहित्यिकी, इस तरह का कोई नाम था। तो हम लोग भी कभी कभी देखते थे। तो उसमें विष्णु प्रभाकर जी का इंटरव्यू आ रहा था, तो हम लोग इंटरव्यू देख रहे थे उनका। वो सामान्य उनका साहित्य पर इंटरव्यू था, कोई लघु कथा पर नहीं था। तो उनसे एंकर ने पूछा कि अब जो नए लेखक लिख रहे हैं, आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं। तब विष्णु प्रभाकर जी ने मेरी उस पुस्तक को इस तरह से स्क्रीन पर दिखाया, जैसे मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये एक बीकॉम सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट का प्रयास है। ये उसका लेखक परिचय है बालक का। तो उन्होंने इस प्रकार से इस पुस्तक को स्क्रीन पर दिखाकर कहा, मेरे बारे में बताया कि एक रेवाड़ी जैसे छोटे कस्बे से एक कॉलेज का विद्यार्थी इसने इस तरह की किताब निकाली है और मुझे इनसे बड़ी उम्मीदें हैं, मुझे नए लेखकों से बड़ी अपेक्षाएं हैं, मैं उनके प्रति बड़ा आशान्वित हूँ। अब यह देखकर मैं तो हैरान रह गया, मेरे साथ आसपास मेरे पेरेंट्स भी हैरान रह गए कि ये क्या हुआ, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे और उस पर प्रसारित होना और 2 लाइन भी कोई आपके बारे में बोल दे तो वो बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो मेरे दोस्त भी 1-2 मेरे कॉलेज के साथी भी देख रहे थे। तब उन्हें लगा कि भाई ये भी मतलब ठीक है, मेरे नंबर बन गए, आप ये समझिए। जी जी। बहुत, ये अनुभव भी हमेशा याद रखने योग्य ही होते हैं। मैं इसी से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ सर। 1993 में आपकी दूसरी पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें विष्णु प्रभाकर जी, हरिशंकर परसाई जी जैसे अन्य ख्यातिमान साहित्यकारों को सम्मिलित किया गया। यह काम आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा? यह काम आपने कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? बड़े नाम शामिल करना ये बहुत बड़ी बात है। दिव्या जी, देश को सुधारने का ठेका मेरे पास ही था उस समय। और मैं बड़ा कामरेड किस्म का व्यक्ति था। और पूरे समाज को और देश को सुधारने का ठेका मैंने लिया हुआ था। तो मैं मतलब मैंने दाढ़ी रखी हुई थी, कामरेड की तरह मैं रहता था, और एक वो थैला टांगने का फैशन था उस समय। मैं वही पूछने वाली थी, थैला और एक पेन जरूर होगा। हाँ, एक पत्रकार के लिए कि बहुत जरूरी होता था कि उसके पास एक थैला हो और चप्पल हो। वो चमड़े वाली, लेदर वाली चप्पलें पहनते थे पत्रकार। ऐसा हमने लेखक पत्रकार की पहचान होती थी, पहचान होती थी। मतलब हम फिल्मों में तो यही देखते हैं, पुरानी फिल्मों में उनका पूरा इस तरीके से ही दिखाया जाता था। अभी भी देखते हैं, अब तो बदल गया है, क्या ग्लैमर इसमें शामिल हो गया है। तो अब चूंकि साधन तो होते नहीं थे, तो मैंने एक योजना बनाई कि इसमें लघु कथा पर केंद्रित साक्षात्कारों का एक संग्रह तैयार करेंगे। और उसके लिए मैंने एक, मेरे पास वो छोटा सा टेप रिकॉर्डर होता था। आप समझिए कि वो 4-5 इंच का छोटा सा नया आया था फैशन में, वो कैसेट जितना, कैसेट से थोड़ा सा बड़ा होता था। तो वो मेरे पास होता था। मैं विष्णु प्रभा, टेलीफोन ऐसा नहीं था उस समय कि मोबाइल हो, टेलीफोन भी नहीं होते थे लोगों के घरों में। विष्णु प्रभाकर जी रहते थे कुंडे वालान में, अजमेरी गेट पे। तो मेरा तब तक उनसे मतलब विशेष परिचय नहीं था, वो जानते थे मुझे लघु कथा समीक्षा की वजह से। मैंने उनसे संपर्क किया और उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। वो रील वाली कैसेट याद होगी आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल याद है। हाँ, हमने देखी भी है, चलाई भी है। जी, सारिका पत्रिका निकलती थी दरियागंज से। फिर दरियागंज में मैं गया और मैंने, अवध नारायण मुदगिल उसके संपादक होते थे,
वो पहले तो 1 आध मिनट मेरी शक्ल देखते रहे कि ये कोई, अभी मैं रहा हूँ 18 साल का हूँ उस समय। अब मैं याद करता हूँ तो मुझे हंसी आती है इन बातों को कि, और मैंने उन्हें कहा कि मैं इंटरव्यू लूंगा आपका, लेकिन उन्हें पता नहीं क्या लगा कि ये मतलब ये इसको सिरे चढ़ाएगा योजना को या ये कुछ करेगा। उनको उन, उन उन्हें लगा कि ये मतलब ये कोई ना कोई रिजल्ट देगा, और उन्होंने मुझे पूरा समय दिया, पूरी तवज्जो दी, और मुझे इतना रिगार्ड उन्होंने दिया जैसे कि मतलब मैं उनका कोई हम उम्र हूँ, हालांकि मुझसे तो बहुत बड़े थे वो। फिर मैंने उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। फिर मैंने हरिशंकर परसाई जी को पत्र लिखा, रावी जी को पत्र लिखा, और पत्र तो बहुत सारे लिखे, मैं लिखता बहुत था उस समय इस तरह की चीजें। तो हरिशंकर परसाई जी ने बाई पोस्ट मुझे प्रश्नों के उत्तर भेजे, वो उनकी हैंडराइटिंग में ही थे। लघु कथा पर परसाई जी का कोई भी दूसरा इस प्रकार का साक्षात्कार हिंदी साहित्य में उपलब्ध नहीं है। ये बात अब स्थापित हो चुकी है, शोधार्थियों ने सबने मान लिया है, और मैं खुले मन से ये बात कह रहा हूँ। बहुत बहुत खुशी की बात है सर, प्रशंसनीय है। इसी रावी हैं, रावी जी का भी दुर्लभ साक्षात्कार था, रावी जी का भी साक्षात्कार आपने शायद ना पढ़ा हो कहीं। तो इस तरह से वो साक्षात्कार तो लगभग हो गए थे मेरे पास कोई 15 है। अच्छा। अब पैसे उसको छपवाने के लिए 15 साक्षात्कार कहाँ से छपवाऊं मैं? तो मैंने उसमें किताब में चार साक्षात्कार थे। विष्णु प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, राम नारायण उपाध्याय, रावी नहीं 2 और थे, डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा। ये 6 इंटरव्यू मैंने इसमें दिए, और उसके अलावा रमेश बत्रा, जगदीश कश्यप, सिमर सदोष, पृथ्वीराज अरोड़ा, अशोक भाटिया, महेश दर्पण, मुकेश शर्मा, कमलेश भारतीय, इनकी लघु कथाएं थी। सर आपको तो याद है, आप देख के पढ़ रहे हैं, मतलब आपको याद है सारे नाम अभी भी? मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वो उस समय समाज देश ये सारी ठेकेदारी मेरे पास थी, तो इसलिए मुझे याद है इस तरह की बातें। सर कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, पहले वो पढ़ लूं। जी। हमसे कविता कविता जी भी जुड़ गई हैं, और मेरे ख्याल से कुछ छूट गए मेरे। अच्छा, कल्पना जी बोल रही हैं लघु कथा। जी दीदी, मैं वो पूछने वाली हूँ, वो प्रश्न हमारी लिस्ट में है। आदर्श प्रकाश जी कह रहे हैं, विष्णु प्रभाकर जी मुजफ्फरनगर के थे, उनका आशीर्वाद मुझे भी मिला, और मुजफ्फरनगर वह मेरे घर पधारे। हमने अपनी साहित्यिक संस्था वाणी के लिए हमने उन्हें शरद चंद्र पर बोलने के लिए आमंत्रित किया था। वे बड़े तेजस्वी, सादे व सरल व्यक्तित्व के धनी थे। मेरा उनसे निरंतर पत्र व्यवहार रहा। बहुत खुशी हुई जानकर आदर्श जी। सरिता सुराना जी भी आपको नमस्कार कह रही हैं। हाँ, नीरज जी कह रहे हैं कि दिव्या जी आप शायद काली फ्रेम का चश्मा भूल गई कॉमरेड में। उसके बाद क्या पूछ रहे? कॉमरेड की जब बात हो रही थी तो आप काला चश्मा भूल गई। वो लोग काला चश्मा करते थे। सरिता जी कह रही हैं कि उनको लगा होगा कि बंदे में दम है, तभी वो साक्षात्कार लेने आए, लेने के लिए तैयार हुए। नूतन जी आपका नमस्कार कह रही है। सुनीता अभय जी शुभ। सतीश राठी जी महत्वपूर्ण कह रहे हैं। दीपशिखा जी आ गई है। नीरज जैन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। अब लघु कथा विधा सही। हाँ नीरज जी, मैं आपका प्रश्न भी पूछती हूँ। तो मेरा अगला प्रश्न है, जो कल्पना दीदी जानना चाह रही थी, क्या आपकी प्रिय रचना भी कोई लघु कथा ही है, और आपके पसंदीदा लेखक व कवि कौन है? मेरे प्रिय लेखक से शुरू कर लेते हैं। मेरे प्रिय लेखक हैं शरद चंद्र और व्लादिमीर नोबोकोव, बेटे साइड हो जाओ, और कमलेश्वर मोहन राकेश, ये मेरे प्रिय लेखक हैं। मैं शरद चंद्र और व्लादिमीर नोबोकोव से बहुत प्रभावित हूँ। शरद चंद्र तो आप समझिए कि जैसे जूते समेत दूसरे के हृदय में उतर जाना, वो उस स्तर के लेखक हैं। और उनकी जो कृति है देवदास, उसे मैंने बहुत बार पढ़ा है।
और जितनी बार पढ़ा उतनी ही बार मतलब दिल को छू लेने वाला उपन्यास है वो उनका। और हालांकि एक काल्पनिक किरदार था देवदास, लेकिन वो लोगों की जुबान पर इस तरह से चढ़ गया कि आज अगर कोई दाढ़ी बढ़ाए इस तरह से फिजूला सा दिखाई दे तो उसे कहते हैं भाई क्यों देवदास बना घूम रहा है। ये सही। रचनाकार की सफलता है, ये रचना की सफलता है। एक मैं वो आपके साक्षात्कार वाली बात से जोड़ रहा हूँ कमलेश्वर जी को, कि चूंकि कमलेश्वर जी से मैं बड़ा प्रभावित था और मेरा उनसे बड़ा अच्छा संबंध था, वो मुझे बड़ा मानते थे। तो मैं राजेंद्र यादव जी का इंटरव्यू लेने गया हंस में, तो उन्होंने देखा कि ये कोई छोटा बालक आ गया है इंटरव्यू लेने के लिए तो उन्होंने कहा कि बेटे आप जो है कमलेश्वर जी का इंटरव्यू लो पहले, कमलेश्वर जी जुड़े हुए हैं इससे। तो मैंने वो गंगा पत्रिका निकलती थी और ऋषि कुमार मिश्र उसके संपादक थे और कमलेश्वर उसके मुख्य संपादक थे। मैं रहा हूँ 18 साल मेरी आयु होगी। तो मैं वहां पहुंच गया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया मोबाइल भी नहीं थे, लैंडलाइन फोन भी बहुत अमीर लोगों के पास ही होते थे। तो कमलेश्वर जी नहीं मिले। तो इसी तरह से बाद में मेरी कहानी को जब हरियाणा साहित्य अकादमी ने प्रथम पुरस्कार दिया तो वो उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। और एक कार्यक्रम में ये देवदास वाली बात आपको बता रहा हूँ कि मुझे एकदम से आयोजकों ने कहा कि भाई गुड़गांव से किसी को बुलवाइए, कमलेश्वर जी ने कहा कि गुड़गांव से बुलवाइए किसी को कहानी के ऊपर। तो ऐसी इमरजेंसी में ही लोग मुझे बुलवाते थे, पहले से नहीं बताते थे कि आपको बोलना है, लेकिन जब कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो इमरजेंसी में मुझे जरूर भेजते थे। तो उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। तो मैंने उन्हें कहा कमलेश्वर जी को कि कमलेश्वर जी मैं दो बातें आपसे पूछना चाहूंगा कि एक तो पारो पूरे उपन्यास में देवदास को देवदा कहती है, दादा कहती है, दादा का अर्थ है बड़ा भाई, तो वो भैया भी कह रही है और वो उनका मतलब एक देव दादा कह के एक बड़ा वो भी कर रही है और उनका आपस में स्नेह भी है इस प्रकार का। और दूसरा मैंने उनसे कहा कि क्या कारण है कि देवदास आज नहीं मिलता, आपको मिलते हैं लेकिन देवदास तो नहीं है अब। तो कमलेश्वर जी ने उसका बड़ा ही शानदार उत्तर दिया, वो आप सुनने वाला उत्तर है उनका। उन्होंने कहा कि मुकेश शर्मा कहते हैं कि देवदास नहीं है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि सही मायने में आज पारो ही नहीं है, और यदि पारो होगी तो आप मेरी बात का यकीन मानिए देवदास भी आपको मिल जाएगा। लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनकी इस बात का स्वागत किया। दूसरा मेरा प्रश्न था कि पारो देवदा कहती रही देवदास को, तो उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो भी अपने से बड़ा होता है आयु में उसे दादा कह देते हैं या दा कह देते हैं शॉर्ट में। तो चूंकि देवदास आयु में बड़े थे पारो से, तो वो पारो एक सम्मान प्रकट करने के लिए उनको दादा कहती थी या देवदा कहती थी। ये तो प्रिय लेखक से जुड़ी छोटी एक प्रसंग आ गया कि मेरे प्रिय लेखक ये। दूसरा मैं कहूंगा कि मैंने जैसे कहा कि आपको व्लादिमीर नाबोकोव, उनका उपन्यास है लोलिता, मैं उससे बड़ा प्रभावित हूँ। उन्होंने जिस बेबाकी से लोलिता को लिखा है वो दिल को छू लेने वाला उपन्यास है और मतलब मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, मैं उसको शब्दों में नहीं कह पा रहा। और सर आपकी पसंदीदा लघु कथा? मेरी पसंदीदा कहानी है, कहानी का लघु कथा पर भी दो शब्द बोलूंगा जी। कहानी का शीर्षक है नेकी कर दरिया में मत डाल। अच्छा। उसका भाव कहानी का उसमें इस प्रकार से ही है कि आप नेकी तो करें किंतु उसे दरिया में ना डालें। अच्छा। क्योंकि जब आप नेकी करेंगे तो हो सकता है वो नेकी आपके साथ उसी व्यक्ति से आपको नेकी ना मिले, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति से वो नेकी आपके पास लौट आएगी। यानी नेकी के बदले नेकी लौटती है, इसलिए उसे दरिया में ना डालें, उस नेकी का प्रचार करें ताकि समाज में नेक नियति स्थापित हो सके। ये भाव उस कहानी का था। सर एक छोटी सी बात याद आई, लोग इसे आदर्श के रूप में लें।
इस पे एक छोटी सी बात याद आई, हालांकि इसको कहना पता नहीं ठीक है या नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं नेकी कर और जूता खा। आजकल एक नया वो आ गया है, क्योंकि कोई भी आपकी नेकी को सीरियसली नहीं लेता है। आप कितनी भी नेकी कर दें, वो आपको पलट के जूता ही मारेगा कभी ना नहीं कभी। नहीं 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 लेकिन अनुराग जी, मैं आज भी आपको कहना चाहूंगा और मैं बड़े दावे से ये बात कह रहा हूं, मैं अपने अनुभव से ये बात कह रहा हूं। मुझे जीवन में इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं कि मैं आज भी उनको याद करता हूं तो मैं कृतज्ञ हो जाता हूं, मैं धन्य हो जाता हूं और मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मेरे जीवन में इतने अच्छे अच्छे लोग आए और मेरा जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है वो बहुत पॉजिटिव है और मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। और अब फिर वही बात, नेकी वाली बात आ गई कि अगर आप नेकी करते हैं तो देर सवेर नेकी हो सकता है आपने ए के साथ की और ए के साथ नेकी ना लौट कर आए तो बी के साथ लौट आएगी, सी के साथ लौट आएगी, किसी हाँ दूसरे से लौट आएगी, तीसरे से लौट आएगी, लेकिन नेकी लौटती है। ये बात बिल्कुल सही कही सर आपने। अच्छे का बदला कहीं ना कहीं से अच्छा आपके पास आ ही जाता है। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। अभी आप अच्छा, प्रश्न तो हम पूछते रहेंगे। एक मिनट हाँ में जी, पूछना चाह रही हूँ कुछ प्रश्न हम पूछेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ सर अपनी कोई एक कविता आप हमारे दर्शकों को सुना दें। अच्छा, मैं एक वो प्रश्न का छोटा सा एक पार्ट रह गया था, 2 लाइन उस पर बोलकर फिर आपकी बात पर आता हूँ। हाँ जी जरूर मेरी एक कहानी है कांच का घर। जी। ये एक बेरोजगार युवक के एक तरफा प्रेम की कहानी है जिसमें प्रतीक बनाया गया है गाय, बछिया को और बैल को। बछिया यानी एक्वेरियम की मछली को, यानी कि एक्वेरियम की जो मछली है उसे अपनी खूबसूरत होने की कीमत चुकानी पड़ती है और अगर वो मछली सुंदर ना हो तो आप यकीन मानिएगा उसे एक्वेरियम में कोई कैद नहीं करेगा। खरगोश यदि इतना सुंदर ना हो तो उसे कोई अपने घर में कैद करके नहीं रखेगा। इसी प्रकार से जो बछिया है वो एक निरीह लड़की का प्रतीक है जिसे ब्याह दिया जाता है अपनी आयु से 15 साल 20 साल बड़े के साथ भी ब्याह दिया जाता है। और बैल प्रतीक है कि जिस समय बछड़ा होता है, अब और तो किसी काम का नहीं, खेत में काम आ जाएगा तो उसे नपुंसक बना दिया जाता है और उसे बैल बना देते हैं ताकि वो खेत में काम कर सके। ये प्रतीक, इस प्रकार के प्रतीक जो कुछ कहें वो मैंने अपनी इस कहानी में शामिल किया। हाँ जी दिव्या जी, अब आपका कुछ प्रश्न था। हाँ, मैं चाह रही थी सवालों के साथ साथ हम लोग कुछ दर्शकों को कुछ सुनाया जाए, तो मैं चाह रही थी अपनी एक कोई कविता आप हमें सुना दो। अच्छा, तो ऐसे कि मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं मूलतः कवि नहीं हूँ और मैं केवल अपने साथियों में, कवि साथियों में उठने बैठने लायक बना रहूं, इसके लिए मैं कभी कभी कविता लिखता हूं ताकि उन्हें ये ना लगे ये कोई बिरादरी से बाहर का व्यक्ति है। तो मैं एक गजल के 2-4 शेर आपको सुना देता हूँ। जी हर बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। हर रिश्ते के पीछे, हर रिश्ते के पीछे मतलब होता है। हर रिश्ते के पीछे मतलब होता है। कोई जीता, कोई इसको ढोता है, लेकिन हर रिश्ते के पीछे मतलब होता है, चाहे वो पति पत्नी का हो और चाहे वो माता पिता के रिश्ते के अलावा जितने भी रिश्ते हैं सब शामिल हैं। मुझसे ना पूछो रिश्तों की परिभाषा, मुझसे ना पूछो रिश्तों की परिभाषा, गिव एंड टेक, ये अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग किया गया है बाहर का ध्यान रखते हुए। मुझसे ना पूछो रिश्तों की परिभाषा, गिव एंड टेक पर जीवन होता है। बोलना मत कोई कमजोरी खुद की, रिश्तों में भी शिकारी होता है। कौन देगा माँ की बात खिलौने अब, कौन देगा माँ के बाद खिलौने अब, मेरी आंखों में एक बच्चा रोता है। बाकी सारे सच मित्रों बेमानी हैं, एक कुर्सी का सच ही सच होता है।
कि कुर्सी का सच ही तो सच होता है। ये शेर और सुनाना चाहूंगा कि द्रौपदी लुटने लगे तो लड़ पड़ो, कुछ चीख लो। द्रौपदी लुटने लगे तो लड़ पड़ो, कुछ चीख लो। सांस तो लेते हो पर तुम जीना भी तो सीख लो। वाह वाह। सांस लेते हो पर तुम बहुत सांस भी जीना लेते भी हो तो जीना भी तो सीखो। सही बात है, जिंदा तो सभी है। अलग अलग बातें हैं। सांस तो सभी ले रहे हैं, लेकिन सही बात जीना है। सीखना। जी। सर मैं थोड़े बहुत अच्छी पंक्तियां हैं ये। दिव्या थोड़े कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। हाँ अभी बिल्कुल। आदर्श जी कह रहे हैं, विष्णु जी के साहित्यकारों पर संस्मरण तथा शरद पर उनका काम आवारा मसीहा सबको जरूर पढ़ना चाहिए। सरिता जी भी कह रही हैं कि कमलेश्वर जी उनके प्रिय लेखक हैं। अभी और भी काफी सारे कमेंट्स आए हैं, सब लोग तारीफ कर रहे हैं। सुनीता अभय जी, नूतन गर्ग जी, आदर्श प्रकाश जी और भी बहुत कुछ बता रहे हैं शरद साहित्य और प्रेमचंद साहित्य के बारे में। सभी लोग बहुत और भी क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं। उषा भदौरिया का भी एक प्रश्न है, वो सब उषा को पूछने वाले हैं, वो हमारे लिस्ट में है। बीना जी भी कह रही हैं सुंदर विचार, और सभी मेरे ख्याल से सभी को काफी नई जानकारियां भी मिल रही हैं, आपके बारे में जानने का भी हो रहा है। तो दिव्या, अगला प्रश्न आप पूछ रही हैं? हाँ, अगला प्रश्न मैं बिल्कुल पूछना चाहूंगी सर से। ये राही से ही संबंधित है। सर, आपने राही का दूसरा अंक निकाला 1987 में। जी। इसमें आपने लिया रमेश बत्रा जी को, सतीश राज पुष्करण सर को, विक्रम सोनी जी को, पारस दासोर जी, राजकुमार निजात जी, प्रबोधन भल्ला आदि की लघु कथाएं आपने प्रकाशित की। तो ये कुछ नाम हैं जो अभी भी हम लोग जिनको पढ़ते आ रहे हैं, सुन रहे हैं। उसका अनुभव मुझे बताइए। ये दिव्या जी, जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि ये चूंकि मैं जैसे ना कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था, तो मैंने एमडी यूनिवर्सिटी को नेशनल यूथ फेस्टिवल तक रिप्रेजेंट किया। मैं उपलब्धि नहीं बताना चाह रहा आपको अपनी, मैं इस बात का ताल्लुक इसलिए बता रहा हूँ। तो मुझे वो उस समय इतने प्रमाण पत्र, और चूंकि मैंने यूनिवर्सिटी को नेशनल लेवल तक रिप्रेजेंट किया था, नॉर्थ इंडिया में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा, तो मुझे काफी गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट्स इतने मिल गए थे कि मैं जिसमें अटैची भर जाए। तो मैं बड़ी गलत फहमी का शिकार हो गया, और मुझे लगने लगा कि मैं तो जैसे ही ग्रेजुएशन करके आऊंगा और मुझे तो हाथों हाथ लिया जाएगा नौकरी के लिए। तो अब जब मेरा वास्ता पड़ा वास्तविक दुनिया से, तो वहां उनको कोई पूछता ही नहीं था मेरे सर्टिफिकेट को भी और मेरे गोल्ड मेडल को भी। मैं इंटरव्यू में जाता और मैं उनको कहता कि ये सर मेरे प्रमाण पत्र देखिए। 19-20 साल का हूंगा मैं, और वो मेडल्स भी मैं दिखाता था, क्योंकि मेडल्स भी मेरे पास बहुत सारे थे। लेकिन कोई देखता ही नहीं था उनको। इंटरव्यू कहते हाँ नहीं आप रखिए, आपको किसने भेजा है, ये पूछते थे मुझसे, आपको किसने भेजा है, आप किसके रेफरेंस से हैं। तो वहां से मतलब एक बेरोजगार का जो दर्द है वो मेरे मन में उत्पन्न हुआ कि मैं सारे कॉलेज टाइम में ये कभी कॉलेज कलर ले रहा हूँ, 3 साल में लगातार बेस्ट एक्टर रहा हूँ, और इतने सारे अवार्ड, ये सब प्रमाण पत्र लेने के बाद भी कोई अहमियत नहीं इसकी। तो वो जो एक मेरी तकलीफ थी, वो मतलब मुझे साहित्य की तरफ ले आई। और ये देखिए, ये राही का लघु कथा अंक है, वर्ष 1987 में इसे प्रकाशित किया गया था। लघु कथा समीक्षा आलेख अंक है ये। मैं इसकी अनुक्रमणिका आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक बच्चे का लिखा हुआ संपादकीय ही कह लो या कुछ भी कह लो आप इसे। और अच्छा वो तो है ही नहीं। ये देखिए 1986 में। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छी है। तो असल में तो ये एक बेरोजगार की कहानी है, और जो बड़े सपने लेकर कॉलेज से बाहर आया था कि मेरे सर्टिफिकेट और मेडल्स के कारण मुझे कोई बड़ा अवसर मिलने वाला है,
और आखिर में वो अवसर मुझे किताबों के रट्टे मार कर लेना पड़ा और मेरे मेडल और मेरे सर्टिफिकेट भरे रह गए। सर, उषा भदौरिया का प्रश्न था, जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं वो भी अपने प्रश्न पूछ रहे हैं। उषा जी का प्रश्न था कि आपकी पसंदीदा विधा कौन सी है, और नीरज जी का प्रश्न था, वो भी उनका कमेंट ऊपर चला गया है, पर जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने पूछा था कि अभी लघु कथा की जो दिशा है वो सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही। मैं एक बार उषा जी के प्रश्न का उत्तर दे दूं, फिर आप नीरज जी के सवाल को लेते हैं। हाँ जी। उषा जी, मेरी प्रिय विधा है कहानी। जैसे रचना को लिखने के बाद जो एक आप जिसे सेटिस्फेक्शन कहती हैं, कहा जाता है, वो सेटिस्फेक्शन मुझे मिली कहानी लिखने से। और अगर आप मेरी कहानी आपने कभी पढ़ी होगी या कभी पढ़ेंगी तो उससे आपको अनुमान लग जाएगा कि कहानी में मतलब मैं अपनी बात को लघु कथा से भी बेहतर तरीके से कह पाता हूं। तो कहानी जितना असर छोड़ती है उतना असर लघु कथा नहीं छोड़ती। लघु कथा में उसको प्रभावशाली बनाना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, कहानी से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन कहानी में दृश्य को स्थापित करने के लिए, वाक्यों को लेने के लिए, पैराग्राफ बढ़ाने का हमारे पास गुंजाइश होती है। तो इसलिए मैंने हमेशा मतलब कहानी को लिखकर मैं ज्यादा अपने आप को संतुष्ट समझा। मैंने एक दो शब्द, दो लाइन में मैं कहानी बताऊंगा आपको। इस गरीब की कास्ट क्या है, ये मेरी कहानी का शीर्षक है। कि किसी की मदद करनी थी, मैंने एक अधिकारी को कहा भाई इसकी मदद करो, क्योंकि मेरी वर्किंग इस तरह से ही कुछ प्रभु कृपा से रही। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मुझे कभी भी मतलब कितना भी कोई बड़ा व्यक्ति हो और कितना भी बड़ा कोई मुझे कहीं भी आप खड़ा कर दें तो मुझे में वो झिझक नहीं है कि कोई मैं कहीं खड़ा हो गया हूँ, मैं आराम से बात करता हूँ। तो मैंने एक अधिकारी को फोन किया, भाई इस तरीके से इसकी मदद करो, आप इसकी फीस भरो, क्योंकि उसकी 2 फीस मैं भर चुका था। मैंने कहा ये मुझे आसामी ना समझ ले कहीं, तीसरी फीस किसी से कह के भरवा देता हूँ। तो उस अधिकारी ने मुझे कहा कि शर्मा जी फीस तो मैं भर दूंगा, लेकिन ये तो बताओ उसकी कास्ट क्या है। अब जब ये सवाल का सामने बहुत ही निम्न प्रश्न, बहुत ही निम्न स्तरीय बात कही उन्होंने। गरीब की क्या कास्ट है, तो तब मैंने वो कहानी लिखी, इस गरीब की कास्ट क्या है। अर्थात कहानी को लिखकर मैंने अपने आप को जितना संतुष्ट महसूस किया, लघु कथा अपेक्षाकृत कम महसूस किया। अब आप नीरज जी के प्रश्न पर आइए। नीरज जी का प्रश्न था कि इन दिनों लघु कथा जिस दिशा में जा रही है, क्या वो अपनी सही दिशा की तरफ बढ़ रही है? आपको क्या लगता है? नीरज जी, लघु कथा में यह स्थिति शुरू से रही है कि एक तो जैसे कहते हैं ना कि अनुशासन का अभाव, या फिर लगे बंधे एक ही ढर्रे पर लिखना, नए विषयों को लेकर ना आना, और जो अच्छी रचना है, उत्कृष्ट लघु कथा है, उसका अकेले खड़े रह जाना मैदान में। क्योंकि वो भी जो गिव एंड टेक फार्मूला है कि अगर आपने लघु कथा कहीं पोस्ट कर दी, आप उसकी पोस्ट लाइक करते हैं तो आपकी लाइक करेगा, आप उसकी पोस्ट लाइक नहीं करते हैं तो कितनी भी लघु कथा चाहे शरद चंद्र के ले आना, आप वो लाइक नहीं करेगा। इस तरह की जो चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि लघु कथा एक सही दिशा की ओर बढ़ रही है। उसके उदाहरण में मैं 2-3 किताबों का जिक्र करना चाहूंगा कि जैसे भगीरथ परिहार जी की पुस्तक आई है, मैदान से मैदान की ओर। इस किताब में 1970 से और 2019 तक की जो उनकी दृष्टि में चुनी हुई श्रेष्ठ लघु कथाएं थी, उनका संग्रह है। ऐसी किताबों को पढ़ने की जरूरत है, इस टेक्निक पैकनिक के चक्कर में ना पड़ जाना। ये है, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, काल दोष आ जाएगा, वो दोष आ जाएगा। भाइयों, भूलकर भी इन चक्करों में ना पड़ना, ये आपकी रचनात्मकता की ऐसी की तैसी कर देंगे। आप सीधा सीधा जो नया विषय है
उसे लिखें, कलात्मक तरीके से लिखें, एक फिलॉसफी के साथ लिखें, और ज्यादा ये जो अनुशासन के नाम पर जो खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए गए हैं, इनके चक्कर में ना पड़ें। अपने मस्तिष्क के, अपनी रचना के, दिल दिमाग के दरवाजे खुले रहने दें, तो आपके पास नए विषय आएंगे, आप उसे नए तरीके से प्रेजेंट करेंगे। और हाल में 2 किताबें आई हैं सुकेश साहनी जी की, उनकी पुस्तकों का शीर्षक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने भी जो चुनिंदा लघु कथाएं उनकी निगाह में आई, उन्होंने किसी से लघु कथा को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन उन्हें जो चुनी हुई अच्छी श्रेष्ठ लघु कथाएं लगी, उसका संग्रह वो लेकर आए हैं। ये जो किताबें आ रही हैं, ये आशा की किरण है। अन्यथा मैं कड़वी बात कहने जा रहा हूं कि पुस्तक और कागजों का ढेर मात्र, दोनों के बीच के अंतर को आप समझ लीजिए। हमें किताब चाहिए, कागजों का ढेर मात्र नहीं चाहिए। ये वो किताबें हैं जिन्हें पढ़ा जाएगा और जो लघु कथा को एक सही दिशा देने में सक्षम है। मुझे बड़ी उम्मीद है इस तरह की पुस्तकों से, इन लेखकों से, लघु कथा विधा को ये सही दिशा में लेकर जाएंगे। बहुत बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। लघु कथा के विषय में भी सकारात्मक हैं आप, हम सब भी सकारात्मक हैं। और आदर्श जी ने कहा था कि यह सच्चाई है कि कोई ना कोई तकलीफ ही हमें साहित्य की ओर उन्मुख करती है। सही है सर, आदर्श सर जी। सुनीता अभय जी कह रही है राही के लिए बहुत बहुत बधाई सर। डॉक्टर गुरविंदर जी कह रहे हैं बहुत खूबसूरत विचार, सबके ही सभी जुड़ते जा रहे हैं। नीरज जी भी संतुष्ट हैं आपके जवाब से। और नैत सिंह जी कह रहे हैं साहित्य सृजन प्रक्रिया समाज सेवा के बारे में शायद वो पूछना चाह रहे हैं आपसे। हाँ जी, पूछिए डॉक्टर साहब। प्रश्न इतना ही दिखा है, साहित्य सृजन प्रक्रिया / समाज सेवा। साहित्य सृजन प्रक्रिया और समाज सेवा, शायद यही उनका प्रश्न। अच्छा जी, तो अब अगर मान लीजिए ये प्रश्न मुझसे जुड़ा हुआ है, तो मैं साहित्य सृजन से जुड़ा हुआ तो हूं ही, और समाज सेवा में भी मेरी रुचि है, और देश के प्रति एक जो भाव है वो मेरे अंदर छोटी उम्र से ही है। मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, और जब भी मुझे कोई इस प्रकार का अवसर मिलता है तो मेरे लिए मौके से भागना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं भाग नहीं पाता हूं। जिन लोगों से मेरा संबंध है, जिनका मेरा संपर्क है, अगर वो किसी संकट में आ जाएं और मैं साथ खड़ा हूं, तो मैं भाग नहीं पाता हूं वहां से, चाहे वहां पर कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, गोली चल जाए चाहे, तो मैं उसके लिए गोली चलाने के लिए भी तैयार रहता हूं, अपने दोस्त के लिए जिसके लिए मैं वहां खड़ा हूं उस समय मौके पे। तो ये जो आप समाज सेवा की बात कह रहे हैं, मैं समाज के लिए, देश के लिए अगर आगे बढ़ना पड़ जाए तो मैं कितना भी आगे तक बढ़ सकता हूं। तो आशा है आपको संकेत मिल गया होगा इससे। बहुत बहुत सुंदर बात कही सर। आप इसी तरह समाज की सेवा भी करते रहे, साहित्य की भी सेवा करते रहे, और मेरे ख्याल से एक घटना बता देता हूँ आपको 2 शब्दों में। हाँ जी, हाँ जी। कि मैं जैसे कॉलेज से नया नया आया तो मेरा एक कोई दोस्त था, चूंकि मैंने बताया कि हम बेरोजगारों की टोली थी जी। उसने बेचारे ने दुकान खोल ली कोई नई, और मैं उसकी दुकान पर खड़ा था, तो कोई पैसे का लेन देन था, उसने किसी की पेमेंट नहीं की थी, तो वहां इकट्ठे लड़के आ गए, वहां पर 10-12 लड़के, और एक ने चाकू निकाल लिया उसको मारने के लिए। मैं तो कहीं था ही नहीं, लेकिन मैं इस तरह की घटनाओं में मतलब हनुमान जी का फैन हूँ। सीता किसी की भी है, लेकिन मैं हनुमान जी की तरह मौजूद रहता हूँ। तो अब वो चाकू तो मार रहा था उसको, दूसरे को, किसी हमारे साथी ए को, लेकिन सामने आ गया मैंने उस ए को तो पीछे किया, और मैंने कहा भी चल अब मेरे साथ आ। तो खैर वो मामला रिजोल्व हो गया, कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं घटी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप अगर अपने संबंधों के प्रति ईमानदार हैं, आप अगर सही मायने में जिंदगी को जीने का अर्थ जानते हैं, तभी आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। अन्यथा जैसे बीज होता है, बीज के रूप में व्यक्ति आया पृथ्वी पर और बीज के रूप में ही चला गया, तो जीवन व्यर्थ है, क्योंकि उस बीज में फूल हैं, फल है,
फूलों की खुशबू है, पत्ते हैं, और वो तब मिलेंगे जब वो बीज मिट्टी में आत्मसात हो जाएगा। तो आप एक बीज के रूप में आए हैं, तो उस मिट्टी में अपने आप को आत्मसात करें और बीज के अंदर छिपे हुए जो फल फूल पत्ते हैं, खुशबू है, उसे आने दें, तभी आपका जीवन सार्थक हो पाएगा। अन्यथा मात्र बीज रह जाने का कोई जीवन का अर्थ नहीं। जीवन सफल हो या ना हो, किंतु सार्थक अवश्य होना चाहिए। जी बहुत अगला ही प्रश्न। सुंदर, बहुत सुंदर विचार। बहुत ही सुंदर बात कही। दिव्या जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी, क्योंकि हमारा 1 घंटे का कार्यक्रम समय खत्म होने आया, नहीं तो मैं आखिरी प्रश्न पूछूं। हाँ, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी सर, मैं बस ये कहना चाह रही थी कि जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश, वैसे आपने अभी बहुत सुंदर संदेश दे दिया है, फिर भी साहित्य से संबंधित, अभी आपने जीवन से संबंधित संदेश दिया, साहित्य से संबंधित कोई संदेश देना चाहेंगे? सुझाव देना चाहूंगा। जी, स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। कम लिखें, अच्छा लिखें, ज्यादा छपने के चक्कर में ना रहें। किताब केवल तब प्रकाशित कराएं जब उसका पुस्तक रूप में छपना बहुत जरूरी हो, अन्यथा पेड़ों पर मेहरबानी रखें। और लघु कथा में शरत चंद्र वाली भाषा का प्रयोग करें। जैसे शरत चंद्र ने कहा कि श्रृंगार के ऊपर आपने पढ़ा, कवियों ने बहुत बड़ी बड़ी 10-10 पेज की कविताएं लिख देते थे, लेकिन उन्होंने लिखा शरत चंद्र ने एक जगह पे कि मानो यौवन उसमें आकर ठहर गया हो। तो लघु कथा के लिए ऐसी भाषा की जरूरत है कि जिसमें एक वाक्य में आप बड़ी बात कह पाएं। और अपने साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि ना लिखना सीखें, लिखना सीखें। आपने बहुत इससे पहले आपको इस तरह का आपने सुना होगा, लेकिन मैं कहता हूं ना लिखना सीखें। अर्थात आपको पता होना चाहिए कि आपको कब लिखना है और कब नहीं लिखना है। आप बाहर गए, कोई छोटी मोटी घटना आपकी आंखों में आ गई और आपने आके लिख दी उसके ऊपर लघु कथा, इससे कृपया मेहरबानी करें, इससे ऊपर उठें। आपको केवल तब लिखना है जब कहने के लिए कोई नई बात हो, कोई नई फिलॉसफी हो, कोई नया दृष्टिकोण हो। आप मेहरबानी करके केवल तब लिखें, ये मेरा सुझाव है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ये बात चित्रा मुद्गल जी ने भी कही थी कि तत्कालिक घटनाओं पर लिखना वो पसंद नहीं करती, क्योंकि तब वो भावना इतनी हावी होती है कि हम सच को देख ही नहीं पाते, एक नजरिए से देखते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने सुना श्री मुकेश जी को। यदि आप विश्व भाषा अकादमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगली बार पुनः नए अतिथि के साथ साक्षात्कार में मैं दिव्या शर्मा अपनी साथ अनघा जोगलेकर जी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।